उन वस्तुओं की कीमत कैसे तय होगी बाजार में जो वस्तुएं श्रम से पैदा नहीं होती? उदाहरण के लिए ज़मीन है, तो अब ये बताइए, ज़मीन का एक टुकड़ा है, प्लॉट हम खरीदते हैं, बेचते हैं, देखते हैं कि मकान बनाने के लिए अपन को ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए, तो इस ज़मीन को कोई श्रमिक थोड़ी पैदा करता है। या फिर पानी है, पानी को कोई श्रमिक थोड़ी पैदा करता है। तो उस प्रकृति की दी हुई चीज़ों का मूल्य कैसे तय होगा? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये आर्थिक प्रश्न थे जो कार्ल मार्क्स ने किए, और कार्ल मार्क्स ने अपने इसीलिए वो एडम स्मिथ और अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो की परिभाषा से संतुष्ट नहीं थे, और उनका कुल मिला के जो लब्बो लुआब है उनकी बात का वो ये था कि एक मज़दूर मान लीजिए फैक्ट्री में 8 घंटे काम करता है, तो जिसको मजदूरी दी जाती है उतना काम तो वो 4 घंटे में ही कर लेता है, तो बाकी 4 घंटे का काम जो करता है वो उसका वो कहाँ जाता है? तो वो पूंजीपतियों को जाता है। उनका कहना ये था। अब एक बात और कही उन्होंने कहा कि मजदूर पूंजीपति चाहेगा कि अब उसका मुनाफा बढ़ता रहे, तो 4 घंटे में मान लीजिए मजदूर अपने मजदूरी का काम कर लेता है और बाकी 4 घंटे में वो उद्योगपति के लिए पैदा करता है, जिसको अतिरिक्त सरप्लस वैल्यू है, अतिरिक्त मूल्य है, वो उद्योगपति के लिए पैदा करता है। अब उद्योगपति अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है, तो अब बढ़ाएगा कैसे मुनाफा? कैसे बढ़ाएगा मुनाफा? तो वो क्या करेगा कि उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जब 4 घंटे मजदूर अपने लिए काम कर लेता है और बाकी 4 घंटे पूंजीपति के लिए काम करता है, तो अब उसको पूंजीपति को मुनाफा बढ़ाना हो तो ये करना चाहिए कि 4 घंटे की जगह वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवाए या 11 घंटे काम करवाए, है ना। मतलब 8 घंटे से अपना मुनाफा बढ़ाना चाहता है और सब पूंजीपति मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो 4 घंटे की बजाय उसको 8 घंटे की बजाय 9 घंटे काम करवाएगा, 10 घंटे काम करवाएगा, 11 घंटे काम करवाएगा, तो मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि राजनीतिक कारणों से मजदूर असंतुष्ट हो जाएंगे। फिर अब पूंजीपति क्या करेगा? पूंजीपति बड़ा चालाक है। वो ये करेगा कि नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए औजार, नई नई मशीनरी और नए नए उत्पादन के साधन और उत्पादन की प्रविधियाँ, टेक्निक्स वो लाएगा। तो काम तो 8 घंटे ही करेंगे मजदूर, लेकिन वो जो मजदूरी उसको दी जाती है वो मजदूरी नए नए मशीनों से, नए नए उपकरणों से मजदूर की खुद की उत्पादकता बढ़ जाएगी, उसकी कार्य क्षमता और उसकी कार्य करने की गति बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेगा, अब मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है वो उतना काम तो वो 4 घंटे के बजाय 2 घंटे में ही कर लेगा। उसने इतनी अच्छी मशीन पैदा कर दी। मान लीजिए एक जूता बनाने वाला मजदूर है, तो पहले जूता मान लीजिए हाथ से बनाता था, फिर चमड़ा काटने के लिए उन्होंने एक मशीन ला दी, है ना, और चमड़े की सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन ला दी, है ना। तो मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती थी पहले 4 घंटे काम करने में, वो मजदूरी का काम 4 घंटे करना पड़ता था, वो काम अब सिर्फ 2 घंटे में ही उसकी मजदूरी बराबर हो जाएगी। यानी पूंजीपति को वो कमा के दे देगा, क्योंकि मशीनें अच्छी हैं, मशीनें नहीं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, उपकरण नए हैं और तरीका नया है। जैसा कि आजकल हुआ, कंप्यूटराइजेशन से लोगों की उत्पादकता बढ़ी है। पहले मान लीजिए एक बाबू है, वो पूरे दिन में 20 फाइल 40 फाइल देख पाता था, अब कंप्यूटर पे सैकड़ों फाइल देख सकता है, कंप्यूटर से प्रिंट कर सकता है, कंप्यूटर को एक ही उठा के रखने की ज़रूरत नहीं है अगर कंप्यूटर के अंदर फाइल है तो उत्पादकता बढ़ जाती है श्रमिक की। और इसका नतीजा यह होता है कि अब 8 घंटे में से 4 घंटे उत्पादन के लिए काम वो पूंजीपति के लिए नहीं करता, बल्कि उसकी खुद का मजदूरी के लिए तो 2 घंटे ही बहुत है। बाकी के 6 घंटे वो करना काम करेगा किसके लिए? पूंजीपति के लिए। इस तरह पूंजीपति मुनाफा 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 कमाता जाएगा। और अब प्रश्न ये उठता है कि अगर मजदूर
मज़दूरों का शोषण करता जाएगा, उसके जो अतिरिक्त मूल्य वो जो मज़दूर पैदा कर रहे हैं वो अगर शोषण कर रहा है उसका पूंजीपति, तो मज़दूर आते क्यों हैं? मज़दूर आते क्यों हैं अपना शोषण करवाने के लिए? इसका कार्ल मार्क्स ने जवाब दिया कि मज़दूर इसलिए आते हैं कि मज़दूर के पास जो मशीनरी उपकरण उत्पादन करने के लिए चाहिए वो नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस मज़दूर का नाम रखा, मज़दूर वर्ग का नाम रखा सर्वहारा, यानी वो सब कुछ हार चुका है, उसके पास कुछ नहीं है सिवाय अपने शरीर के, अपने शरीर की मेहनत के। इसलिए वो क्या करे, वो मजबूर है, वो जानता है कि उसका शोषण हो रहा है मगर वो मजबूर है, उसको आना पड़ता है। तो ये एक कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन का सिद्धांत था, लेकिन कई लोगों ने इसकी बहुत आलोचना की। सबसे पहली आलोचना जो की कई लोगों ने वो तो ये की कि मूल्य और कीमत, कार्ल मार्क्स ने जब कुछ जो कुछ लिखा तो वो इस तरीके से लिखा कि मूल्य और कीमत में स्पष्ट अंतर नहीं बता पाया वो, कि मूल्य यानी वैल्यू और प्राइस, इसकी कीमत क्या है और उसका मूल्य क्या है। देखिए, वर्तमान युग में अगर हम आर्थिक अर्थशास्त्र की बात करें तो हम जानते हैं कि किसी चीज़ की कीमत उस पर लिखी हुई है और उसकी वैल्यू वो है जो वास्तव में व्यक्ति चुकाने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे रात को आप बस से सफ़र कर रहे हैं और आपको भूख लगी है और बिस्कुट का एक डिब्बा बेचने वाला आपकी गाड़ी में, ट्रेन में या बस में आता है, आपको बेचता है, तो उस पर कीमत उसकी लिखी हुई है 5 रुपये और वो कीमत 5 रुपये है। लेकिन उस रात को आप कहाँ जाएंगे? तो आप उसके लिए 10 रुपये या 7 रुपये या 8 रुपये कितना भी चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये अंतर है कीमत और मूल्य में, यानी प्राइस और वैल्यू में। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इसका कहीं कोई उदाहरण कार्ल मार्क्स ने वो नहीं बताया मूल रूप से, क्योंकि कार्ल मार्क्स के लेखन में इसका कोई ज़्यादा वो पता चलता नहीं है। तो एक तो आलोचना ये होती है। दूसरी आलोचना ये होती है कि